लेकिन दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2011 प्राइवेट फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कंपेरिजन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ नईम एंड कॉर्पोरेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 11 रिवील्ड द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमने कुछ कंपेयर किए बैंक स्टेटमेंट को और एक कैश बुक को। तो और ये कब किया? इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, 2011 में। और हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिवील्ड हुई। अब हम इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले कुछ ये जान लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है और ये क्यों बनता है। ठीक है, तो देखो, बैंक रिकन्सिलेशन बेसिकली एक तरीके से हम रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं हमारे जो कैश बुक में रिकॉर्ड्स होते हैं उनको। ठीक है, अब देखो, जब बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ज़्यादातर बैंक्स के थ्रू होती हैं। तो क्या होता है कि बैंक्स की जो स्टेटमेंट है वो कुछ महीने की एंड में आते हैं। ठीक है, महीने की एंड में जो आप बैंक की स्टेटमेंट निकाल सकते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हुई होती हैं कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स की, कौन कौन सी बैंक ने फ़ी वगैरह ली। ठीक है, और यही रिकॉर्डिंग जो है आप एक आपके बिजनेस में जो अकाउंटेंट है वो अपनी बुक्स पे भी, अपने जर्नल्स में भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बाज़ वक़्त ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं या कैश बुक में से कुछ चीज़ें एडअप हो जाती हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में एडअप अभी ना हुई हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मिसमैच आ जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट में और कैश बुक में, यानी कि इन दोनों की अमाउंट जो है वो डिफर करती है एक दूसरे से। तो इस सूरत में आप क्या करते हो कि आप जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हो, जहाँ पे आप देखते हो कि कौन सी कहाँ मतलब घपला है या कौन सी जो है वो अमाउंट टैली नहीं हो रही है, या क्या वजह है कि जो क्या आपकी जो पासबुक है उसमें जो बैलेंस है वो डिफरेंट शो हो रहा है और आपकी जो कैश बुक है उसमें जो है वो बैलेंस डिफरेंट शो हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप बैंक की स्टेटमेंट कभी आपने देखी होगी तो उसमें जो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसेस होते हैं उसका मतलब होता है कि ये आपकी अकाउंट के अंदर गए हैं। ठीक है, और जो डेबिट साइड के बैलेंसेस होते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये आपके अकाउंट से निकल चुके हैं। जबकि अगर आप कैश बुक देखोगे तो कैश बुक में ये होता है कि आपकी जो डेबिट साइड होती है वो हमेशा ये बता रही होती है कि डेबिट मतलब आपके पास कैश आया है, और आपकी क्रेडिट साइड जो है अपोजिट बता रही होती है कि आपके यहाँ से कैश गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि इसकी वजह ये है कि बैंक जो है आपके पैसों को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करता है। ठीक है, अब यानी कि बैंक को जो पैसे वापस करने होते हैं, जो भी डिपॉजिटर्स के पैसे होते हैं, तो वो जो डिपॉजिटर के पैसे बैंक के अपने पैसे नहीं होते, तो बैंक जो है उस डिपॉजिटर के पैसों को लाइबिलिटी ट्रीट करता है। यानी कि अगर आप जो है वो बैंक के अंदर पैसे डालोगे तो बैंक की जो है अकाउंट पेबल इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक को इवेंचुअली जो है वो पैसे आपको वापस लौटाने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हो तो ये लाइबिलिटी बैंक की कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से बैंक बोलेगी कि हम जो वो अकाउंट पेबल को या लाइबिलिटी को ये जो लाइबिलिटी है उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हो गए, तो उसका मतलब कि निकल चुके हैं। ठीक है, और अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए तो उसका मतलब कि आपके अकाउंट में ये पैसे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले कंपनी का नाम, जैसे यहाँ पे एनआई एंड कंपनी है, ठीक है, फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये आप हेडिंग डालते हो, और फिर जिस पीरियड की आप बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है, जैसे इस सिचुएशन में या इस सिनेरियो में आप बना रहे फॉर द पीरियड एंडेड March 31, 2011। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो है कैश बुक आती है और यहाँ पे पासबुक आती है, और यहाँ पे आप जो पर्टिकुलर में जो जो मतलब जो आपकी मिस्टेक है वो आप यहाँ पे नरेट करते हो, और फिर आप जो है वो यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जब महीने के एंड में बैठे हुए होते हैं, कैश बुक भी हमारे पास होती है और पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है, फिर आप देखते हो कि भाई कैश बुक में जो है वो ये एंट्री नहीं हुई है लेकिन पासबुक में हुई है। ठीक है, फिर क्या करोगे कि भाई हाँ ये एंट्री सही है, तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो तो इससे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज कि ये मेरे जो दो हाथ हैं, ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे, बल्कि नहीं आ रहे होंगे आपको नज़र। तो लेट सपोज कि मेरे पास ये मतलब दो हाथ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये मेरी कैश बुक है। अब बैंक वालों ने जो है वो अपनी चार्जेस लिए 300 रुपये। ठीक है, अब लेट सपोज कि ये दोनों बैलेंस है, पहले ये इसमें भी 5000 रुपीज़ पड़े हुए, इसमें भी 5000 रुपीज़, दोनों बैलेंस्ड है। ठीक है, अब बैंक ने जो है कुछ 300 रुपये लिए और ये महीने के बीच में बैंक ने जो है निकाल लिए। ठीक है, बगैर बताया मुझे, तो क्या होगा कि अब मेरी इम्बैलेंस की हो जाएगा। ठीक है, या लेट सपोज के 500 रुपये ले लिया, अभी कितने हो गए? ये 4500 रुपये हो गए और ये 5000 ही है, तो ये इम्बैलेंस आ गया। अब जब मेरे पास जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तभी मैं इस इम्बैलेंस को रेक्टिफाई कर सकूंगा या सही कर सकूंगा। ठीक है, कैसे कि भाई मैं देखूंगा कि भाई बैंक जो है वो 300 रुपये 500 रुपये निकाल चुका है,
तो मैं जो है कैश बुक में से भी 500 रुपये निकाल दूंगा, तो अभी जो है कैश बुक भी 4500 आ जाएगी और बैंक स्टेटमेंट भी 4500 आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम इनको रेक्टिफाई कर सकें, ठीक है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है महीने के एंड में आती है और हमारा कैश बुक जो है हम वहाँ पे हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, बैंक वाले हमें फ़ोन करके बताते नहीं है कि आपके बैंक के से कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, ठीक है। ये अच्छा, ये बेसिकली ये जो है वो 90s मतलब कि जो पहले की जो अकाउंटिंग होती थी, क्योंकि अकाउंटिंग मतलब काफ़ी समय से चलती आ रही है और अभी भी काफ़ी फर्म जो है वो ये बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं, लेकिन आजकल तो सारी जो बैंकिंग जो है मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं वो सब डिजिटल हो गई हैं, ठीक है, ऑनलाइन हो गई हैं। तो आपको हर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है, हर रोज़ अपडेट होती है। मतलब कि ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं और लोग जो है वो ट्रैक कर सकते हैं कि अपनी कहाँ से पैसे कटे, कहाँ से पैसे आए। तो यूजुअली जो है वो इस ज़माने में बैंक रिकन्सिलेशन की स्टेटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं पाकिस्तान में, ख़ास करके पाकिस्तान में, जो कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल अभी भी करती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन हो गया ना सब कुछ, तो आपको डायरेक्ट अपडेट मिलती जाती है। पहले अपडेट नहीं मिलती थी, पहले कैश बुक जो है वो आपके पास थी और पासबुक जो है वो आपके एंड में आती थी, ठीक है। अभी जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके पास जो है वो एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। अगर बैंक कभी गलती करता है तो आप बता सको बैंक को कि भाई आपने ये गलती की, हमने ये पैसे तो हमारे यहाँ, हमने जो ये पैसे कभी डलवाए नहीं थे, आपके पास कहाँ से आए, ठीक है, या निकाले नहीं थे तो आपके पास कहाँ से आए, कहाँ से निकले, ठीक है। तो इसके लिए भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना प्रेफर करती है। आई गेस मैंने काफ़ी कुछ बता दिया कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से। चलो अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री में लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक में जो बैलेंस था वो 2050 रुपीज़ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक 2050, ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री हो गई, सो टिक कर देते हैं। दूसरी एंट्री है, लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट ₹3500 एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, ये फैसिलिटी होती है जो कि बेसिकली रनिंग फाइनेंस अकाउंट में होती है। अगर आप रनिंग फाइनेंस अकाउंट खुलवाते हो तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट की। हम इसको जो है वो ओडी अकाउंट्स भी बोलते हैं, यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि लेट सपोज कि आपके बैंक के अंदर जो है वो लेट मी जस्ट गेट द क्लियर पेपर, आपके बैंक के अंदर जो है वो 2000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने किसी बंदे को या अपने क्लाइंट को या अपने सप्लायर को या वेंडर को 3000 का चेक दिया, ठीक है, लेकिन आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 2000 पड़े हुए हैं, आपने इसको 3000 का चेक कैसे लेकर दे दिया। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन जो है ये ओवरड्राफ्ट ख़त्म कर देता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपका रनिंग फाइनेंस अकाउंट नहीं है और आपका वेंडर जो है वो चेक लेकर जाता है तो आपका ये चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रनिंग फाइनेंस अकाउंट है और जिसमें ओडी की फैसिलिटी है, तो क्या होगा कि आपकी बैंक के अंदर जो है वो -1000 आ जाएंगे और ये पूरे 3000 वो बैंक जो है वो आपके वेंडर को दे देगा, ठीक है। यानी कि वेंडर का भी चेक जो है वो बाउंस नहीं होगा और उसको जो है उसकी पूरी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन आपकी बैंक में जो है वो -1000 आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 3000 निकले आपकी बैंक में 2000 थे, अब -1000 रह गया है। यानी कि जब आप 3000 बैंक के अंदर फिर से डालोगे तो आपके पास फिर से 2000 आएंगे, ना कि 3, ठीक है, क्योंकि -1000 आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने का, 3500 का एज पर द बैंक स्टेटमेंट, यानी कि 3500 नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 3500, ठीक है। यानी कि और ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव में, ठीक है। अकाउंटिंग में जब भी आप कोई नंबर ब्रैकेट में देखो तो उसका मतलब समझ जाओ कि इसके आगे नेगेटिव की साइन लगी हुई है या माइनस की साइन लगी हुई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं। तो ये वाली एंट्री पे हो गई और फिर हमारे पास अ डिपॉजिट ऑफ ₹5400 वॉज मेड ऑन March 31 टू लेट टू अपेयर इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि बैंक स्टेटमेंट जो हमने निकाल ली थी March 30 में, लेट सपोज, ठीक है, और March 30 के बाद जो है हमने 5400 का डिपॉजिट डलवा दिया। अब जो बैंक जो स्टेटमेंट हमने March 30 पे निकाली थी उसमें तो अब नहीं है वो, मतलब हिट होगा या उसमें तो नहीं लिखा हुआ होगा ना कि आपने 5400 का डिपॉजिट करवाया और मजीद बैंक के अंदर। तो ऑब्वियसली लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जो है March
अप्रैल पे अगर आप जाओगे और फिर से बैंक स्टेटमेंट निकालोगे तो उस बैंक स्टेटमेंट में ये वाली अमाउंट होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी जस्ट एलोबरेट। देखो क्या हुआ कि आप बैंक के आपने जो है वो डिपॉजिट कराया 5,400 रुपीज़, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में, जिसमें 3,500 रुपीज़ नेगेटिव बैलेंस पड़ा हुआ था, ठीक है। और आपने कैश बुक में लिख लिया कि भाई 5,400 जो है वो मैंने मतलब डाल दिए अपने अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, बल्कि हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि लेट्स सपोज के आपके बैंक के अंदर जो 3,500 नेगेटिव बैलेंस था और मार्च 30 को आप जाके बैंक स्टेटमेंट लेकर आए, ठीक है। तो मार्च 30 को जब आप लेकर आओगे तो उसमें वही आएगा कि आपके पास नेगेटिव बैलेंस है 3,500 का। फिर मार्च 31 को आपने जो है वो 5,400 का मजीद डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, ठीक है। लेकिन कैश बुक में भी और ये एंट्री डाली आपने मार्च 31 की 5,400। फिर आप जो है वो पुरानी बैंक स्टेटमेंट से टैली करने बैठ गए। फिर आपने देखा कि भाई मैंने तो 5,400 डिपॉजिट कराया था, लेकिन इस पुरानी बैंक स्टेटमेंट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे कि पासबुक के अंदर 5,400 डाल दोगे ताकि आपके जो कैश बुक और पासबुक दोनों बैलेंस हो जाएं, ठीक है। तो अब हम जो क्या करेंगे कि हम ये पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में ये एंट्री डाल देंगे 5,400 की पॉजिटिव से, ठीक है, मतलब कि प्लस में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 30 मार्च, कितने से 5,000, आई थिंक इट वाज 400, ठीक, 5,400। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं और हमारी नेक्स्ट एंट्री है, ये वाली भी एंट्री होगी तो उसे टिक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है चेक आउटस्टैंडिंग टोटल ₹800। अब चेक आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि आपने जो है वो चेक किसी बंदे को लिख कर दिया, ठीक है, और जिससे आपने चेक लिख कर दिया, आपने जो है वो अपनी कैश बुक में से वो पैसे माइनस कर दिए। कितने माइनस किए? 800 रुपये, ठीक है, ठीक है। यानी कि लेट सपोज के मैं जो है आप मेरे जो है वो वेंडर हो, ठीक है, सप्लायर हो, मैंने आपको 800 रुपये चेक लिख कर दिया, ठीक है, पेमेंट के लिए। और फिर आपने क्या किया कि आपने और जब मैंने लिख कर दिया ये चेक, तो मैंने अपनी कैश बुक में भी एंट्री डाल दी कि मेरे यहाँ से 800 रुपये चले गए, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट से, या मेरे यहाँ से जो 800 रुपये वो चले गए, ठीक है। लेकिन आपने चेक जो है वो जेब में डाल के आप भूल गए, ठीक है, आपने मतलब निकाले ही नहीं पैसे मेरे बैंक अकाउंट से। और फिर जो है वो बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आ गई, ठीक है, और फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट में देखता हूँ कि 800 रुपये तो निकले ही नहीं है बैंक स्टेटमेंट से, और जबकि कैश बुक में से निकल चुके हैं, ठीक है। अब अभी नहीं निकले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे भी नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो इवेंचुअली तो उससे निकलना ही है। तो मैं क्या करूँगा कि उसमें एडजस्टमेंट कर लूँगा और पासबुक में से 800 रुपये निकाल दूंगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट हम किसी करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक, यानी कि ऐसा चेक जो कि बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक है, मतलब अभी तक नहीं किया गया, लेकिन इवेंचुअली ये हो जाएगा प्रेजेंट, और 800 रुपये जो अल्टीमेटली निकल जाएंगे, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है, कितने से 800 रुपये से ये पैसे निकल जाएंगे। तो 800 रुपये मैं यहाँ पे माइनस में लिखूंगा क्योंकि ये पैसे निकलने हैं मेरी बैंक अकाउंट से, ठीक है। और कैश बुक में से मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, क्योंकि जब मैं चेक लेकर दे रहा था तभी मैंने उसमें निकाल दिए थे, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट हाथ में आई तो मुझे पता चला कि वो पैसे अभी तक निकले ही नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं उसे निकाल दूंगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं, ये भी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास चेक ड्रॉन फॉर ₹420, ठीक है, वो एरोनियसली यानी कि मिस्टेकली या कोई ग्लिच वगैरह हो गई, चार्ज बाय द बैंक एज ₹520, यानी कि हमने चेक बना के दिया था 420 रुपये का, ठीक है, और बैंक ने जो है हमारे अकाउंट में से 520 रुपये निकाल दिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 100 रुपये वो बैंक गलती से हमारे अकाउंट में से ज़्यादा उसने निकाल दिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि बैंक की गलती, और बैंक जो है वो फिर से डाल देगा हमारे अकाउंट में, और इवेंचुअली मतलब ये डल जाएंगे, तो इसकी वजह से हम जो है वो इसको अभी बैंक रिकन्सिलेशन में भी डाल देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये यहाँ पे एडअप करेंगे हमारी बैंक के अंदर, ठीक है, या पासबुक के अंदर, या बैंक यहाँ पासबुक के अंदर, ठीक है। और 100 रुपये कहाँ से है, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखाया कि हमने जो है वो 520 माइनस किया 420 से, तो ये 100 रुपये आ गया। क्या हुआ, मैं आपको फिर से ब्रीफली बता देता हूँ कि
एक बंदा था या हमारा सप्लायर था, ठीक है, उसको हमने चेक लिख कर दिया 420 रुपीज़ का, हमने अपनी कैश बुक में से भी 420 रुपीज़ माइनस कर दिए, ठीक है। लेकिन जब वो बंदा चेक लेकर गया तो बैंक ने गलती से 420 रुपये माइनस नहीं किए या 420 रुपये निकाल के नहीं दिए, बल्कि बैंक ने जो है वो बल्कि निकाल के 420 रुपये दिए, लेकिन अब हमारे अकाउंट में से 520 रुपये निकाल दिए, ठीक है। अब ये एरनियसली या ग्लिच आ गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बैंक जो है उसको रेक्टिफाई कर देगी और 100 रुपये हमारे अकाउंट में से फिर से डाल देगी, ठीक है। और ये बैंक हमारा जो हम बैंक स्टेटमेंट लेकर आए उसमें ये शो नहीं होगा कि 100 रुपये डल गए, लेकिन इवेंचुअली ये डल जाएंगे, तो जिसकी वजह से हम उसको रेक्टिफाई करके इसके अंदर 100 रुपये डाल देंगे, ठीक है। इवेंचुअली का मतलब होता है कि आने वाले दिनों में, ठीक है, और मतलब कि अल्टीमेटली मतलब कि समझा आने वाले दिनों में कभी ना कभी तो वो डल जाएंगे, लेकिन डलने ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं इवेंचुअली डल जाएंगे, ठीक है। तो कितने 100 रुपये से हम उसको जो है वो मतलब प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरर ऑफ बैंक, ठीक है, एरर ऑफ बैंक, और 100 रुपीज़ यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री में जाते हैं, ये भी हो गई, तो हम इसे टिक लगा लेते हैं। फिर आपके पास है बैंक सर्विस चार्जेस ऑफ ₹30, ठीक है, वर नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, ठीक है। बाय द कंपनी यानी कि कंपनी ने अपनी कैश बुक में इससे 30 रुपीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअल में होता क्या है कि आपको पता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि पासबुक जो है या बैंक स्टेटमेंट जो है वो एंड में मिलता है मंथ के, ठीक है, और मंथ के एंड में मिलता है, तो उसके ऊपर जो है जो चार्जेस वगैरह बैंक अकाउंट रखने के या उनके जो भी जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो डायरेक्ट अकाउंट में से निकाल देता है, ठीक है, हमें इन्फॉर्म किए बगैर। तो जब बैंक और हमें कब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे पैसे निकल चुके हैं बैंक से या चार्जेस हमने पे कर चुके हैं, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट हाथ में आती है, ठीक है। तो हम उस वक्त तो नहीं लिखते ना कि जिस वक्त मतलब निकल चुके हैं तो उस वक्त हमने 30 रुपीज़ निकाल दिया, बैंकर ने हमें फ़ोन करके बोला कि भाई मैं 30 रुपये जो है वो निकाल रहा हूँ आपकी बैंक अकाउंट से, तो आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें एंड में जो बैंक स्टेटमेंट मिलती है उसमें लिखा होता है कि भाई फी चार्जेस हुए 30 रुपीज़, ठीक है। और हमने क्योंकि हमने कैश बुक में ये 30 रुपीज़ नहीं लिखे क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारे यहाँ से निकले हैं, तो जिसके वजह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हमने ये सर्विस चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए 30 रुपये, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी अकाउंट में से 30 रुपये निकल चुके थे और हमने कैश बुक में से नहीं निकाले थे, तो अब हम उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त अब हम हमारी कैश बुक में से भी 30 रुपये निकाल देंगे, ठीक है, ताकि ये बैलेंस बरकरार रहे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंट्री। तो ये भी हमारी हो गई सर्विस चार्जेस वाली, तो हम इसे टिक कर लेते हैं। फिर हमारे पास है चेक, एंट्री नंबर 7, A check for purchase of office supplies was drawn for ₹230, ठीक है, but was recorded by the company as ₹330, ठीक है। क्या हुआ कि जो चेक है हमने परचेज करने के लिए ऑफिस सप्लाईज को ऑफिस सप्लाईज की परचेज करने के लिए हमने एक चेक ड्रॉ किया जो 230 रुपीज़ का था, ठीक है। और वो चेक ड्रॉ करने के बाद हमने उस चेक दिया, ठीक है, जिस भी बंदे से हमने जो है वो सप्लाईज ली थी, ठीक है, जो भी हमारा सप्लायर्स था उससे उसको चेक दिया 230 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन हमने अपनी कैश बुक के अंदर ये लिखा कि हमारे यहाँ से 320 रुपीज़ गए, जबकि हमारे यहाँ से एक्चुअल में 230 रुपीज़ गए थे, और यहाँ पे भी 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो उसका मतलब कि हम यहाँ पे 100 रुपये जो है वो एड बैक कर देंगे, ठीक है। एड बैक कैसे करेंगे कि हम जो है वो कैश बुक के अंदर 100 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो है वो 230 रुपये निकले, हमने गलती से 320 रुपये निकाल दी। तो अगर हम 100 रुपये एडअप कर देते हैं इसके अंदर तो ये मतलब ये माइनस में है, ठीक है। 100 रुपये अगर इसको आप प्लस में एडअप कर दोगे तो ये 230 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अब फिर ये बताएगा कि एक्चुअल में 230 रुपीज़ ही निकले हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि इसको रेक्टिफाई कर देगा। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश बुक के अंदर ये 100 रुपीज़ एड बैक कर देंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक्चुअल में ये 100 रुपये का नहीं 90 रुपीज़ का डिफरेंस है, क्योंकि ये 230 है नॉट 220। मैं इसकी गलती से 220 समझ बैठा था। तो जब आप 230 है ना, ये 230 में से 320 में से माइनस करते हो 230, तो ये आपके पास कितना बचेगा, मतलब कितना आएगा 320 माइनस 230, तो ये आपके पास आ जाएगा 90, ठीक है। तो इसका मतलब कि 90 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है वो 90 ऐड बैक कर देंगे कहाँ पे, कैश बुक में, ठीक है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ओवर स्टेटेड हो गया था, ठीक है। ओवर स्टेट यानी कि ज़्यादा पैसे हमने निकाल लिए थे, ठीक है। इतने पैसे निकालने नहीं चाहिए। ओवर स्टेट का मतलब होता है कि पहला तो गलत है और दूसरा ये कि ज़्यादा निकल चुका है, ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसे बढ़कर है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ओवर स्टेटेड। कितने से 90 रुपीज़ से, ठीक है। 90 रुपीज़ ओवर स्टेटेड था, 90 रुपीज़ हमने इसको एडेड पे कर दिया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका जो एरर वाला इफेक्ट आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो अब हम नेक्स्ट हमारी एंट्री पे पढ़ते, मतलब नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ चेक ₹110 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, ठीक है। हमने एक चेक जो है वो निकाला, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए, और ये जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर वो नहीं हुआ रिकॉर्ड तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश बुक में। और कंपनी बाय द कंपनी यानी कि कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब कि जो अकाउंटेंट कैश बुक मेंटेन कर रहे थे उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो कैश इसके अंदर जो 110 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये हमने चेक दिया है तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ से पैसे गए, ठीक है। तो 110 जो है उसको भी हम नेगेटिव में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड चेक इन कैश बुक, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री है, आखिरी एंट्री, इसमें लिखा हुआ है चेक ऑफ आसिफ एंड कॉर्पोरेशन फॉर ₹800 मार्क्ड NSF एंड रिटर्न बाय द बैंक। अब NSF का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड्स, यानी कि ये चेक हमारे किसी क्लाइंट ने हमें दिया था, ठीक है, अपनी पेमेंट करने के लिए, और हम जब इसका चेक लेकर गए बैंक के पास तो वो चेक जो है वो बाउंस हो गया, ठीक है। बैंक वालों ने बोला कि इसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ही नहीं है इतने जितने का इसने चेक दिया है, ठीक है। तो 800 रुपये का जब हमारे पास चेक आया था तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया था कि हमारे पास 800 रुपये आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें पता चला कि 800 रुपये नहीं मिलने क्योंकि चेक बाउंस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में से शराफत से 800 रुपये निकाल देंगे, ठीक है। तो 800 रुपये भी हम यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो चेक बाउंस, ठीक है। अब मैं वीडियो को पॉज करके इन दोनों को टोटल करूँगा और देखूंगा कि इन दोनों का सम बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैश बुक का जो है 12,200 आ रहा है, ठीक है, जो मैंने ये सम किया। अब हम पासबुक का सम करते हैं। तो पासबुक का सम भी 1200 आ रहा है, यानी कि दोनों बैलेंस जोड़िए। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।